आले सऊद, ये ऐसा एक अजीब सा मुल्क है कि जिसका नाम एक फैमिली के ऊपर है। यानी सऊदी अरेबिया का मतलब है हाउस ऑफ सऊद, सऊद फैमिली की। अब मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि कैमरा मुझे बैन ना कर दे, बट आले सऊद के करतूत क्या है जरा देखें। वो इलाका जो अब सऊदी अरब कहलाता है कुछ अर्सा पहले उस्मानी खिलाफत का हिस्सा था। चूंकि तेल इस वक्त तक दरियाफ्त नहीं हुआ था, इसलिए नौ आबादियाती ताकतों के लिए इस बंजर इलाके की अहमियत नहीं थी। 20वीं सदी के आगाज में सऊद अपनी आंखों में ख्वाब सजाए उठा और 20 सालों की जद्दोजहद और जंगों के बाद 1925 में बादशाहत का ऐलान कर दिया। 1927 में बरतानिया ने सऊद को इसके जेर तसल्लत इलाके का बादशाह तस्लीम कर लिया। इसी जमाने में इब्ने सऊद के देहाती मजहबी मलेशिया ने बगावत कर दी, जिसके बाद शाह सऊद ने इनका कत्लेआम किया और बेदर्दी से बगावत कुचल दी। 1932 तक इब्ने सऊद सऊदी अरब को सल्तनत बना चुका था। गो इसने यमन पर भी कब्जे की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब सऊद के 45 बेटे इसके तख्त के वारिस ठहरे। जंग अजीम अव्वल के खात्मे के बाद फातहीन ने अपने जेर कंट्रोल इलाकों पर नए मुल्क बनाए, मगर किसी ने भी इस बंजर सल्तनत को अहमियत ना दी। सऊदी हुक्मरान जानते थे कि उनकी जमीन के अंदर तेल पोशीदा है, मगर वो इस तेल को निकालने की टेक्निकल अहलियत न रखते थे। इसलिए उन्होंने आज शेवरॉन कहलाने वाली कंपनी को तेल दरियाफ्त में मदद की दरख्वास्त की, जिसने 1938 में तेल का एक अजीम जखीरा ढूंढ निकाला। जिसके बाद अरब अमरीका ऑयल कंपनी की बुनियाद रखी गई, जो 100% अमरीकी मलकियत में थी, जिसमें मोबल का हिस्सा 10%, टेक्टिकॉन और शेवरॉन का हिस्सा 30% था। आरएमको सऊदी खानदान को रॉयल्टी देती, जो कि इस मुनाफे का अशर अशीर था जो तेल की फरोख्त पर कंपनी कमा रही थी। लेकिन फिर भी सऊदी खानदान को दी जाने वाली रॉयल्टी इस कदर ज्यादा थी कि सऊदी खानदान अमीर से अमीर तर होता गया। दूसरी जंग अजीम में सऊदी तेल की सनत को काफी नुकसान पहुंचा। 1943 में अमरीकी सदर रूजवेल्ट ने ऐलान किया कि अमरीकी दिफा के लिए सऊदी अरब का दिफा बहुत जरूरी है। 1945 में सरकारी सतह पर अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान तेल बराए दिफा का मुआहिदा हुआ, जिसके बाद अमरीका ने सऊदी अरब में बहरी और फजाई अड्डे कायम किए ताकि तेल की सप्लाई किसी हाल न रुके। चुनाचे सऊदी शाही खानदान को न सिर्फ भारी रकूम मिलने लगी बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया। 1953 में मशरकी सूबे में आरएमको के मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी और वर्कर्स यूनियन बनाने का मुतालबा किया। इस साल अमरीका सऊदी अरब ने फौजी मिशन तश्कील दिया, जो अभी तक सऊदी अफवाज को तरबियत दे रहा है। 3 साल बाद एक और हड़ताल हुई, मगर इस बार खामोशी और तेजी से इस हड़ताल के लीडर्स को कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद शाही फरमान जारी हुआ, जिसके मुताबिक सल्तनत ने हड़ताल जुर्म करार पाई। 1962 में यमन में सोशलिस्ट बगावत हुई, जिसे कुचलने के लिए सऊदी अरब, उर्दन और अमरीका ने अफवाज भिजवाई ताकि इस बगावत के असरात सऊदी अरब तक न आ सके। गो अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह अमरीका की इसराइल की तरफदारी थी। 1973 में सऊदी अरब ने अरब इसराइल जंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया और तेल की सप्लाई बंद कर दी। इस बंदिश से अमरीका में तेल और गैस का बहरान पैदा हो गया। अमरीकी इंतजामिया ने शाही खानदान को समझाया कि सऊदी अरब का असल दुश्मन इसराइल नहीं बल्कि कम्युनिज्म है। सऊदी हुक्मरान जो दुनिया भर में अवामी ताकत से हुकूमतें गिरते देख रहे थे और अपनी सल्तनत की कमजोरी भी जानते थे, वो मामलात समझ गए और तेल की सप्लाई भी बहाल कर दी। फिर रिकॉर्ड पैसे कमाए, वो अमरीका की मदद करते रहे। अफगानिस्तान में भी सऊदी अरब अफगान मुजाहिदीन का सबसे बड़ा फाइनेंसर था। इनकलाब ईरान के बाद हजारों लोगों ने मस्जिदुल हराम पर कब्जा कर लिया और हुकूमत हटाने का मुतालबा किया। सऊदी हुकूमत ने इसे सख्ती से कुचल दिया। 60 जिंदा बच जाने वाले ऑर्गेनाइजर्स को इनके आबाई इलाकों में लाया गया और इनकी गर्दनें उड़ा दी गई। न सिर्फ ये बल्कि अपना पूरी दुनिया में आप देखें, अब सबको पता है कि तालिबान का फाइनेंसर कौन है, टीटीपी का फाइनेंसर कौन है, दाइश और आईसिस का फाइनेंसर कौन है। ये आपको ढकी छुपी बातें नहीं है। लेकिन जब एक ब्रेक से आएंगे तो आपको बताऊंगा कतीफ में इनके खिलाफ, सऊदी फैमिली के खिलाफ, रॉयल फैमिली के खिलाफ किस तरह की बगावत शुरू हो गई है। वहां पे चंद जीदार लोग हैं जिन्होंने इनके सामने सर उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन जब आप ब्रेक पे होंगे तो ये जरूर सोचिएगा कि इजराइल को तेल कौन सप्लाई करता है। एक ब्रेक।